चैनल। तो आज हम लोगों ने करना है CS401 का लेक्चर नंबर 5 जो कि सब रूटीन्स के बारे में है। प्रोग्राम फ्लो। अब यहाँ कह रहे हैं कि टिल नाउ वी हैव एक्यूमुलेटेड द वेरी बेसिक टूल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने ना सिर्फ जो बेसिक टूल्स थे ना असेंबली लैंग्वेज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे, हम लोगों ने वो पढ़े। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन इन आवर आर्सेनल इज द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेपन है ना, ठीक है, वो क्या है, jump instruction है। During the course of the last two chapters, we use these tools to write two very important algorithms of sorting and multiplication. तो यहाँ पे ये यही चीज़ बता रहे हैं, पिछले लेक्चर को ओवरव्यू दे रहे हैं कि जो हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स हैं उनमें हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से सॉर्टिंग और मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम में हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज को। अब हमारा जो चीज़ आ गई है ना, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है वो क्या है। The multiplication algorithm is useful even though there is a multiplication instruction in the 808 instruction set। ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हालांकि मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है वो 8088 इंस्ट्रक्शन के अंदर सेट है, विच कैन मल्टीप्लाई, जो कि मल्टीप्लाई कर सकती है 8 बिट और 16 बिट ऑपरेंड्स को। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ आवर एल्गोरिदम। ये इसलिए क्योंकि हमारे जो एल्गोरिदम है ना वो इतना एक्सटेंसिबल है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि हम 8 बिट को भी और 16 बिट ऑपरेंड्स को भी इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू 16 बिट्स। और ये कह रहे हैं कि ये 16 बिट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये एंड कैन डू 32 बिट और 64 बिट मल्टीप्लिकेशन विद द माइनर चेंजेस। इसी में अगर आप चेंजेस कर दें थोड़ी बहुत, तो आप 32 बिट और 64 बिट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये बोला था कि कॉल एंड रेट जो चीज़ें है ना, ये दो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे इनका जिक्र आ गया, तो ये हम लोग कर लेते हैं। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर कॉल और रेट के बारे में ही होगा, तो वो हम लोग जो है वो डिटेल में कर लेंगे। In every processor, instructions are available to divert temporarily and to divert permanently। ये कह रहे हैं कि हर प्रोसेसर के अंदर ना हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होती हैं जो टेम्पोरेरी डाइवर्ट भी करती हैं और परमानेंट डाइवर्ट भी करती हैं। The instructions for the permanent diversion in 8088 are the jump instructions। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास परमानेंट डाइवर्जन है ना, वो हमारे पास कौन सी है, जंप इंस्ट्रक्शंस है। वाइल द इंस्ट्रक्शंस फॉर टेम्पोरेरली डाइवर्जन, तो जो टेम्पोरेरली डाइवर्जन करती है वो हमारे पास है कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जंप इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, अब हम लोगों ने पढ़नी है कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन क्या होती है, द कॉल इंस्ट्रक्शंस अलाउ टेम्पोरेरली डाइवर्जन एंड देयरफॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछी जाती है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट में भी, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है या उस इंस्ट्रक्शन का नेम बताएं जो टेम्पोरेरली डाइवर्ट करती है और जो परमानेंट। तो मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट डाइवर्ट करती है जंप इंस्ट्रक्शंस, जबकि टेम्पोरेरली डाइवर्ट करती हैं call instructions। The call instructions allow temporarily diversion and therefore reusability of the code। अब इसकी एक और चीज़ क्या है कि ये कोड को रीयूज, यानी कि एक कोड जो आपने लिखा था उसको बार बार यूज करने के लिए भी कॉल इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है। नाउ वी कैन प्लेस द कोड फॉर द बबल सॉर्ट एट वन प्लेस एंड रीयूज इट अगेन एंड अगेन। तो अब हम लोगों को ये फायदा है कि हम लोग एक कोड को बबल सॉर्ट के अंदर प्लेस कर दें और फिर उसको बार बार हम लोग जो है वो रीयूज कर लें। एक्चुअली 8088 परमानेंट डाइवर्जन मैकेनिज्म कैन बी ट्रिक्ड टू अचीव टेम्परेरी डाइवर्जन। ये कह रहे हैं कि जो दरअसल 8088 के अंदर जो परमानेंट डाइवर्जन का मैकेनिज्म है ना, वो भी इसीलिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग टेम्परेरी डाइवर्जन को अचीव कर सकें। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गेटिंग into a lot of trouble। of course ये इतना possible तो नहीं है ना कि अब आप बगैर मुश्किलों के आप जो है वो easily इसको कर लें, सॉरी बगैर आसानियों के, तो मुश्किलें बीच में आएंगी तभी जो है वो काम होगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द नेचुरल वे टू डू दिस। अब नेचुरल तरीका क्या है कि आप किस तरह से कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं, फॉलो इट बाय अ लेबल। जस्ट लाइक JMP यानी जंप इंस्ट्रक्शन की तरह आप कॉल इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन विल बी डाइवर्ट द कोड फॉलोइंग द लेबल। जब आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन को डाइवर्ट करेंगे ना कोड के अंदर लेबल को फॉलो करके, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर हम रेट
टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अब जो रेट इंस्ट्रक्शन है ना वो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेती एंड ट्रांसफर करती है कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल। यानी जो कॉल ने जो हमारे पास किया हुआ होता है ना, जो हमारे पास कॉल इंस्ट्रक्शन ने जो चीज़ फॉलो की भी होती है उसका कंट्रोल बैक करने के लिए क्या हम लोग ट्रांसफर करते हैं, रेट को ट्रांसफर करते हैं, दैट लुक अस इन दिस सबरूटीन। The actual technical process that informs ret where to return will be discussed later after we have discussed the system stack. अच्छा, अब यहाँ पे ना बाकी सारी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जितनी भी डिटेल लिखी हुई होती है ना वो उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सिंपल जो चीज़ करने वाली थी वो यही थी कि टेम्परेली डाइवर्जन कौन करता है और परमानेंट डाइवर्जन कौन करता है, कॉल क्या होता है और रेट क्या होता है। बेसिकली इसमें करना आपने सिर्फ यही कुछ है और यही पेपर में चीज़ आती है। जो इसके अंदर बाकी थ्योरी लिखी हुई है जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, बाकी इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरामीटर्स आ जाते हैं। वी इंटेंड टू राइट द बबल सॉर्ट कोड एट वन प्लेस एंड कॉल इट वेयर एवर नीडेड। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब भी हम लोग बबल सॉर्ट कोड लिखते हैं ना एक जगह पर और उसको कॉल करते हैं जहाँ पे भी हम लोगों को ज़रूरत होती है, तो बेसिकली रीयूजिबिलिटी ही जो है ना बेसिक मकसद है जिसकी वजह से हम लोगों ने रेट बनाया है। ठीक है, और कॉल क्या करता है, कॉल के जरिए हम लोग उस बार बार चीज़ जो कोड है उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, किसके जरिए, कॉल के जरिए। एंड इमीडिएटली विजिबल प्रॉब्लम इज दैट, अब प्रॉब्लम क्या है कि वेन एवर वी कॉल दिस सब रूटीन, जब भी हम कॉल करते हैं इस सब रूटीन को, क्या होता है, इट विल सॉर्ट द सेम अरे इन द सेम ऑर्डर। अब ये पैरामीटर के बारे में बात है, ये पैरामीटर के बारे में आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के जरिए, नीचे आके फिर ये आपको पैरामीटर की डेफिनेशन समझ आएगी। अब यहाँ पे ये जो सारा लिखा हुआ है ना इसका मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। ये कहते हैं कि कभी ये होता है ना कि हम लोगों ने अपने जो हम लोग चीज़ लिख रहे होते हैं, कभी हम लोगों का दिल करता है हम उसे असेंडिंग में लिख लेते हैं, कभी हमारा दिल करता है डिसेंडिंग में लिख लेते हैं। अब बबल सॉर्ट के साथ ये मसला है कि वो जो है वो सेम ऑर्डर में लिखता है। ये लिखा हुआ है कि वो सेम ऑर्डर के अंदर हमारी अरे के अंदर हमारे डेटा को सॉर्ट करता है। लेकिन कभी कभी तो हम लोग जो है वो सेम ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना चाहते, कभी हमने असेंडिंग करना है, कभी डिसेंडिंग, कभी अनसाइन की बेसिस पे, कभी साइन की बेसिस पे। So such pieces of information that may change from invocation to invocation and should be passed from caller to the subroutine are called parameters. तो parameters उसे कहते हैं कि जब हम लोग ऐसी information जिसे हम लोग change करते हैं अपने हिसाब से या अपनी conditions के हिसाब से, तो इस तरह की जो चीज़ होती है ना इसको हम कहते हैं parameter। ठीक हो गया, ये पैरामीटर की जस्ट डेफिनेशन थी। फिर ये इन्होंने अपनी जो फर्स्ट, ये कह रहे हैं अवर फर्स्ट सब रूटीन, ये एक एग्जांपल है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एज अ सब रूटीन। ये अगर आप लोग करना चाहें तो कर ले, अदरवाइज ये स्किप भी किया जा सकता है। लेकिन अच्छा है अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़रूर करें, इससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। और अच्छा है आप लोग अगर कर लेते हैं इसको, ये फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मिड टर्म में अगर आप ये वाली चीज़ें स्किप, मैं ये नहीं कह रही कि पेपर में बिल्कुल ऐसी चीज़ें आती नहीं है, आती हैं, लेकिन ये है कि अगर आप थ्योरी बहुत ही अच्छे से कर लेते हो ना तो ये जो चीज़ें होती हैं अगर ये आप स्किप भी कर देते हो तो ये चॉइस पे चली जाती है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं कि कोई ऐसी थ्योरी होती है जो एंड टाइम पे ना आपको कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है जो आपको आता तो बहुत अच्छे से होता है लेकिन एंड टाइम पे भूल जाता है, तो फिर इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सारी चीज़ें कर लें ताकि जो है वो आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो स्किप करने का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं और अगर आप चॉइस पे नहीं छोड़ना चाहते तो फिर एग्जाम्पल्स को कर लें। तरीका मैंने आपको बता दिया था कि एक पेज पे लिख लें और सारी जो है वो कर लें। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ना वो मैं आपको बता रही हूँ, लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास 6 से 7 जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम वाला सबसे पहली एग्जांपल थी वो इम्पोर्टेंट थी। सही हो गया। अगला आ गया है जी स्टैक। स्टैक के बारे में वैसे भी आप सब लोगों को पता ही होगा, CS301 और बाकी जो लोगों ने कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि स्टैक क्या होता है। स्टैक के अंदर हम लोग किस तरह से इंसर्ट करते हैं, किस तरह से वैल्यूज जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन एलिमेंट इज इंसर्टेड it sits on the top of all other elements, and when all the elements is removed, that one sitting at the top of all others is removed first। क्या मतलब है कि जब भी हम लोग कोई भी अपना एलिमेंट है, अच्छा स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लीफो पे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज बता दिया, यहाँ पे मे बी इन लोगों ने ये बात नहीं बताई हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो होता है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट
इसमें जो आपने सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आप ऐड करते हो ना, वो आपको जो है जो सबसे लास्ट में ऐड होगा वो सबसे पहले जो है वो आप निकालते हो, ठीक है, क्योंकि वो टॉप बनता जाता है। सही है, तो ये जो है वो लीफो के कॉन्सेप्ट पे जाता है। यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा हुआ है कि जो एलिमेंट आप सबसे पहले सिट करोगे ना, ये जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो एलिमेंट जब आप रिमूव करोगे ना, तो वही जो टॉप पे एलिमेंट होगा वही पहले रिमूव होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट लीफो पे है। नेक्स्ट बोलते हैं कि दिस टॉप ऑफ द स्टैक इज कंटेन्ड इन द एसपी, और जो टॉप होता है उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, एसपी रजिस्टर के अंदर, यानी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के अंदर रखते हैं। द फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्टैक इज ऑब्टेन्ड बाय द एस एस एंड एस पी, यानी स्टैक पॉइंटर के अंदर और स्टैक के अंदर, ठीक है। इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इनके अंदर आप क्या करते हो, अपना एस पी जो है वो कंटेन करते हो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि इंक्रीमेंटिंग स्टैक क्या है और डिक्रीमेंटिंग स्टैक क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट में एमसीक्यूज में ज़रूर पूछा जाता है कि इंक्रीमेंटिंग स्टैक क्या है जी और डिक्रीमेंटिंग स्टैक क्या है। अ डिक्रीमेंटिंग स्टैक मूव्स फ्रॉम द हायर एड्रेस टू द लोअर एड्रेस। अब डिक्रीमेंटिंग, जब भी कोई चीज़ डिक्रीज हो रही होती है ना, तो वो हायर से लोअर की तरफ जाती है ना, तो यहाँ पे भी आप ये देख लें फ्रॉम हायर टू लोअर होगा। इसी तरह जो इंक्रीमेंटिंग स्टैक होगा वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी जब जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, हायर होता जाएगा ना। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि लोअर से हायर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है पुश का, वो आपने ये जो छोटी सी जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है आप कर लेंगे एज इट इज़ आपने करनी है, ठीक है। कि पुश का ऑपरेशन क्या है, एस पी और ये एरो लगा के एस पी -2 और इस तरह से, और ये नीचे आ गया पॉप का छोटा सा फंक्शन, ये आपने तैयार कर लेना। सही हो गया। अच्छा, ये फिर वही एग्जांपल्स आ रही है, मैंने आप लोगों का इनका तरीका पहले ही बता दिया। अच्छा, पुश आगे, पुश डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड देन ट्रांसफर्स अ वर्ड फ्रॉम द सोर्स ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द स्टैक नाउ पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर। ये इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, पुश की, पॉप की, कॉल की, आपने एज इट इज़ याद कर लेनी। अगर पेपर में ये आ जाएंगी ना तो आप लोग इजीली इनको कर लोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉप। पुश का क्या मतलब होता है, आप कोई भी चीज़ जो इंसर्ट करते हो ना, उसका मतलब होता है पुश। जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे स्टैक के अंदर, उसका मतलब होता है पुश करना। जो जब आपने वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, पॉप। पॉप करना क्या होता है कि वैल्यू को निकालना स्टैक के अंदर से, तो उसे हम कहते हैं पॉप। A pop transfer the word at the current top of the stack pointed by the stack pointer to the destination operand and then increment stack pointer by 2 to point the new top of the stack। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को डिक्रीज करते, पुश के अंदर हम लोग डिक्रीज करते हैं स्टैक पॉइंटर को बाय 2, जबकि पॉप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 2। तो डिक्रीमेंट होता है पुश के अंदर, इंक्रीमेंट होता है पॉप के अंदर। सही हो गया। कॉल फिर वही चीज़ जो मैं आप लोगों को ऊपर करा चुकी हूँ, फिर ये दो डेफिनेशंस आ गई, ये एग्जैक्ट आप कर लीजिएगा। ऊपर उन्होंने सही एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी हुई, यहाँ पे आपके पास सही वाली आ गई है, ठीक है। कॉल एक्टिवेट्स एन आउट ऑफ द लाइन प्रोसीजर सेविंग द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक टू परमिट अ रेट रिटर्न। रेट है क्या, रेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रिटर्न इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। इज द प्रोसीजर टू ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल। वही एग्जैक्ट लाइंस जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। फिर रिटर्न का वही चीज़ आप लोगों को इसका शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। रिटर्न जो है वो शॉर्ट फॉर्म है रेट, ठीक है। उसकी ट्रांसफर कंट्रोल फॉर्म अ प्रोसीजर बैक टू द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो प्रोसीजर जो बैक करता है इंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट आ गया है जी पैरामीटर पासिंग थ्रू स्टैक। इसके नीचे एग्जांपल होगी यकीनन, ये देख लें, ये पूरी एग्जांपल है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है और इसी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैरामीटर्स फ्रॉम द स्टैक्स आर गिवन बिलो। ये पुश बीपी यानी बेस पॉइंटर एंड मूव बीपी बेस पॉइंटर कॉमा, ठीक है, मूव बीपी कॉमा एसपी, ठीक है। ये बस करने वाली चीज़ थी। फिर नीचे ये एग्जांपल आ गई बहुत बड़ी, इस तरह की बहुत ज़्यादा जो लंबी एग्जांपल्स है वो तो कभी भी पेपर में नहीं आती, तो ये इजीली आप ये स्किप कर दें। अगर आपने एग्जांपल्स करनी भी है तो वो बिल्कुल छोटी छोटी जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आई हुई है वो कर लें। बाकी मैंने मज़ीद ये जो स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर और कॉली है ना, ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है, इस सब के बजाय आप लोग ये जो मैंने दो डेफिनेशंस आपको बता दी है ना, ये साइड पे लिख दी है, ये आपने करनी है। स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर और कॉली क्या होता है,
तो जो स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर है उसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, रेट एन इंस्ट्रक्शन अलाउइंग कॉली टू क्लियर द स्टैक ऑटोमेटिकली आफ्टर रिटर्न। ठीक है, आपने जस्ट ये इंस्ट्रक्शन कर लेनी है, सॉरी ये डेफिनेशन कर लेनी है किसके लिए, स्टैक क्लियरिंग बाय कॉलर की। ठीक है, और नीचे ये वाली जो लाइन है ना, इफ ret n is not available stack clearing by the callee is accomplished by the processor, ये भी जो है वो कॉलर की ही जो है वो अनदर टाइप है, वो भी आपने इसी डेफिनेशन के नीचे लिख लेनी है। जो कॉली है ना उसकी डेफिनेशन ये सेकंड बॉक्स जो है ये कॉली की लिखी हुई है, कॉलर क्लियर्ड स्टैक रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन आफ्टर ईच कॉल विच कैन बिकम इनसफिशिएंट विद मैनी सबरूटीन्स कॉली टू क्लियर स्टैक टू अवॉइड ओवरफ्लो। ये कह रहे हैं कि जब आप लोग कॉलर के जरिए क्लियर करते हैं ना स्टैक को, तो क्या हो जाता है, इनसफिशिएंट हो जाता है कि सब रूटीन्स, बहुत सारी सब रूटीन्स को कॉल करना तो कॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉली के ज़रिए आप जो है वो इजीली जो है वो स्टैक को क्लियर करते हैं। अब ये दोनों स्टैक को क्लियर करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, अब कॉली के ज़रिए जो है वो ओवरफ्लो को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला है वो कॉली है, यानी कि स्टैक क्लियरिंग कॉली ज़्यादा यूज़ होता है। ओके जी, अब लोकल वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द स्टैक इज इन द क्रिएशन ऑफ द लोकल वेरिएबल्स दैट आर ओनली नीडेड व्हाइल द सब रूटीन इज in execution and not afterwards. They should not take permanent space like global variables. जो local variables होते हैं ये permanent space नहीं लेते global variables की तरह। Local variables should be created when the subroutine is called and discarded. ये बस definition आपने कर लेनी है कि local variables जो है वो should be, उन्हें create होना चाहिए जब subroutine को call किया जाए या discard किया जाए। The most convenient place is to store these variables in the stack, और most convenient place कौन सी है इनको store करने के लिए, वो stack है। ठीक है, the standard way to start the subroutine which needs to access the parameters and has the local variables as under। तो ये भी हमें छोटा सा एक जो है वो इंस्ट्रक्शन सी दी हुई है, पुश बीपी, मूव बीपी, ये आपने लोकल वेरिएबल्स की अगर उन्होंने बोली कि आप बताएं तो फिर आपने ये सब रूटीन बता देनी है। ठीक हो गया, फिर 6 एग्जाम्पल को आपने स्किप करना है और नीचे छोटी सी एक्सरसाइज है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करवा दिया करूँगी, लेकिन ये जो एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि ये जो ये आपने सारी लिखी हुई है ना पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन, इसको आपने एक लाइन की जो इंस्ट्रक्शन है ना उसके इक्वल, सिंगल इंस्ट्रक्शन के इक्वल लिख देना है। ठीक है, लेकिन अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, दोनों जो है वो इंस्ट्रक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर है कॉल L2। ये जो 1 2 आपको 12 दिख रहा है ना, ये 12 नहीं है, ये हमारे पास L2 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपने सिंगल इंस्ट्रक्शन, तो इस तरह की पेपर के अंदर आ जाती हैं क्वेश्चन, लेकिन पिछले साल जो है वो ये वाली इतनी ज़्यादा आई नहीं हुई थी पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी आप अपनी एहतियात के लिए क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे एक ए आ गई है पॉप आईपी, तो इसको हम लोग सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, जो सेकंड इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसके आगे ये मैंने आंसर लिख दिया है, इसमें आ जाएगा JMP L5। अब ये आपने याद रखना है कि ये 1 to 12 या 1 5 15 नहीं लिखा हुआ, ये L है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से आप लोगों को कैपिटल L में भी यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास L2 लिखा हुआ है, सही है, ये L है, L2। ठीक हो गया, ये L2 लिखा हुआ है, ये जो है वो 1 2 नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये सारी जितनी भी ये 4 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, सबके आंसर्स मैंने यहाँ पे आगे लिख दिए, तो यहाँ से आप